जीरो की खोज, या जो कि हिंदी में शून्य के रूप में जानी जाती है, मैथमेटिक्स और मानव विचार के इतिहास में एक अद्वितीय और महत्वपूर्ण खोज है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शून्य या जीरो कैसे और किसने खोजा और इसका दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ा। जीरो सिर्फ एक प्लेस होल्डर नहीं है, ये जीरो आगे बढ़ के ब्रह्मांड को समझने और मापने के लिए एक नए तरीके की शुरुआत का प्रतीक बन गया। तो चलिए जानते हैं जीरो का पूरा इतिहास। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि कुछ पाखंडी अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को ऊंचा दिखाने के लिए और बाकियों को चोर उचक्का गंवार साबित करने के लिए बहुत सारे झूठ बोले, नफरत और ईर्ष्या से इतने डूब चुके हैं कि अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए वो फर्जी किताबें भी लिख देते हैं और खुले मंच पर भी झूठ बोलने में नहीं हिचकिचाते। ये तो वही शुतुरमुर्ग की तरह है जो ये समझते हैं कि अगर अपने सिर को बालू के अंदर छुपा देने से उसे कोई नहीं देखता और वो हर एक मुसीबत से बच चुका है। वैसे ही ये लोग समझते हैं कि हम झूठ बोलेंगे और दुनिया कुछ नहीं कहेगी। ये इनकी गलत सोच है। जब ये लोग झूठ बोलते हैं, दुनिया सिर्फ इन्हीं पर नहीं हंसती बल्कि सभी भारतीयों पर हंसती है। अपमान सिर्फ इनका नहीं होता बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का होता है। और इसी बात को ध्यान में रख के झूठ और ना फैले, इसलिए सिर्फ विदेशी ही नहीं बल्कि देसी बुद्धिजीवी भी रिसर्च करके इनके झूठ का भांडा फोड़ देते हैं। वैसे ही आज के इस वीडियो में एक और अधूरे सच को जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा था कि हम और विदेशी लोग एक दूसरे से ज्ञान प्राप्त करके अगर किसी चीज में सुधार करके एक नया आविष्कार दुनिया को देते हैं तो इसमें शर्म की नहीं, गर्व की बात होनी चाहिए। किसी और ने कुछ बनाना चाहा लेकिन उस आविष्कार को वो पूरा नहीं कर पाया कुछ भी कारण से, हमने उसे लिया और दुनिया को एक नया चीज सौंपा जिसने दुनिया के नजरिए को बदल दिया। और यही हुआ जीरो के इन्वेंशन के सफर में। इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड रिसर्च किया है जे ओकॉनर और EF रॉबर्टसन ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज स्कॉटलैंड यहाँ के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। उनके लिखे इस रिसर्च पेपर ए हिस्ट्री ऑफ जीरो और इंडियंस न्यूमरल्स में उन्होंने कहा कि किन किन लोगों ने, किन किन सभ्यता ने और खास तौर पे भारत के मैथमेटिशियन ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया जीरो के सफर में। इन दोनों ने 2 पॉइंट्स सामने रखे कि जीरो को हम कैसे और कहां इस्तेमाल करते हैं। पहला कि जीरो एज एन एम्प्टी प्लेस होल्डर, मतलब जीरो एक प्लेस होल्डर है, जैसे कि 10, 20, 30, 50, 100, 1000 या 10,000। यहाँ पर जो जीरोस हैं इसको प्लेस होल्डर कहते हैं। दूसरा, जीरो एक सिंगल डिजिट के रूप में, मतलब इस जीरो को आप किसी भी अलग नंबर के साथ एडिशन जैसे कि 0+4 या मल्टीप्लाई जैसे कि 0 × 5 या 5 × 0 या फिर इसके साथ सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, स्क्वायर रूट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स इन्होंने सामने रखे। तो इंडियन मैथमेटिशियंस ने किस चीज में अपना कंट्रीब्यूशन किया, चलिए शुरू करते हैं प्राचीन दुनिया से। प्राचीन सभ्यता जैसे कि बेबीलोनियंस, जो उस समय के सबसे बेहतरीन सभ्यता थी हर एक फील्ड में, चाहे वो भाषा हो, विज्ञान हो, कलाकृति हो या गणित। ऐसा मैं नहीं कहता, दुनिया के सारे बुद्धिजीवी कहते हैं। और जब आप ओकॉनर के इस पेपर को पढ़ेंगे तब आप जान पाएंगे कि बेबीलोनियंस मैथमेटिक्स में इतने निपुण थे कि दुनिया का कोई भी सभ्यता उनके आसपास नहीं था। हम जानते हैं भारत में मिले सबसे पुराने सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, उसी वक्त मेसोपोटामिया की सभ्यता ने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके ऐसे ऐसे फॉर्मूलास बना चुके थे जिनमें से कुछ आज भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बेबीलोनियंस जीरो का इस्तेमाल करते थे एक प्लेस होल्डर की तरह, जैसे कि 10, 20, 30, 50, 100 या 1000। लेकिन दोस्तों, इतना सुनने के बाद आप ये मत सोचिए कि बेबीलोनियंस ने जीरो को वो जीरो बनाया जिसे हम आज इस्तेमाल करते हैं। तो बेबीलोनियंस ने क्या किया, वहाँ मिले क्ले टैबलेट से वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अगर आपको 2106 लिखना है जिसके बीच में एक जीरो है, तो बेबीलोनियंस कुछ इस तरह लिखते थे। 2, 1, 0 के जगह पर 2 वेड्ज टाइप का सिंबल, फिर 6। इतना लिखने से तब के लोग समझ जाते थे कि यहाँ पर 2106 लिखा है। बेबीलोनियंस जीरो को बस एक खाली स्पेस को भरने के लिए इस्तेमाल करते थे।
वो लोग जीरो को सिर्फ एक प्लेस होल्डर की तरह इस्तेमाल करते थे। उनके लिए जीरो एक डिजिट नहीं था जिसके साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई या एडिशन कर सकते हैं। जे ओकॉनर और एफ रॉबर्टसन के एक और पेपर इंडियन न्यूमरल्स, जहां पर इन दोनों ने इंडियन मैथमेटिक्स के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया है। ये रहा ब्राह्मी न्यूमरल्स 200 BC का, जो सम्राट अशोक के शिलालेख में मिला है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा 1, 2, 4, 6, 50, 200। तो हम देख सकते हैं कि उस समय जीरो एक अलग डिजिट के रूप में विकसित नहीं हुआ था। आप 100, 20, 500, 1000 लिख सकते थे, लेकिन सिर्फ जीरो एक अलग डिजिट या सिंबल ऐसा कुछ नहीं था। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ये रहा रोमन न्यूमरल्स। इसके बारे में सभी को जानकारी होगी। अगर आप रोमन न्यूमरल्स में 10 लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? एक्स के सिंबल के रूप में, है ना। 100 के लिए C इस्तेमाल होता है, 500 के लिए D और 1000 के लिए M। आप देख सकते हैं यहाँ हर एक नंबर में जीरो है, लेकिन रोमन न्यूमरल्स में 10 लिखने के लिए X के बाद कोई सिंबल नहीं है। वैसे ही ब्राह्मी न्यूमरल्स में जीरो के लिए कोई अलग सिंबल्स नहीं है। आप 10, 20, 50, 1000 लिख सकते हैं, उसके लिए सिंबल्स हैं, लेकिन जीरो नहीं लिख सकते, जैसे आप रोमन न्यूमरल्स में भी जीरो नहीं लिख सकते। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में भी जो सबसे पुरानी नंबर सिस्टम मिली, उसमें जीरो सिर्फ एक प्लेस होल्डर के रूप में ही इस्तेमाल हुआ है, एक अलग डिजिट के रूप में नहीं। और ये कब तक चला? 3री 4थी सदी तक। तो जो लोग ये कहेंगे कि हमारे यहाँ जीरो 2000 साल, 3000 साल, 5000 साल पहले भी इस्तेमाल हुआ करता था एडवांस्ड मैथमेटिक्स के लिए, या कुछ हिंदू इससे भी बढ़कर ये कहते हैं कि हमारे वेदों से ही ज्ञान लिया गया था, वो सभी क्लेम्स साफ तौर पे झूठ है। सबूत आपके सामने पड़ा है। एक और सभ्यता भी जीरो के बारे में कुछ क्लेम्स और प्रूफ भी देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे काउंटिंग रॉड्स के सिस्टम में हम जीरो के जगह पर खाली स्पेस छोड़ देते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चाइनीज सभ्यता, तो चाइनीज कहते हैं कि हमने जीरो को एक डिजिट के रूप में दिखाया है सबसे पहले। हम चाइनीज लोग जीरो को डेसिमल सिस्टम में भी यूज करते थे। उनके अबाकस में भी 1 से 9 तक का सिंबल है और जीरो के जगह पर वो खाली स्पेस छोड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने ये कहीं पर नहीं कहा कि आज जो हम जीरो का इस्तेमाल करते हैं वैसा ये चीनी नहीं करते थे। लेकिन एक बात दिख रही है कि जीरो एक प्लेस होल्डर से धीरे धीरे एक डिजिट के रूप में और मैथमेटिक्स में एक वैल्यू के आसपास आ रही थी। इसके बाद एक और सभ्यता, माया सभ्यता, अपना ये काउंटिंग सिस्टम दिखा के कहते हैं कि हमने जीरो को एक सिंबल दिया है, हमने भी जीरो को एक डिजिट के रूप में दर्शाया है। लेकिन माया सभ्यता ने भी जीरो को किसी भी मैथमेटिक्स में एक डिजिट के रूप में वैल्यू नहीं दिया, जैसा चीनियों ने नहीं दिया था। अब आते हैं भारत में। भारत में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला बख्शाली में, जिसे बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। वहां पर भी जीरो को एक सिंबल दिया गया है और एक डिजिट के रूप में दिखाया गया है, जैसे चाइनीज और मायंस ने किया था। लेकिन इस मैन्युस्क्रिप्ट का डेट थोड़ा विवादित है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इस मैन्युस्क्रिप्ट के कुछ हिस्से 224 से 283 एडी का है और कुछ हिस्से 885 से 993 एडी का है। और जैसे ही मैंने बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में ढूंढा तो मुझे पता चला कि ये मैन्युस्क्रिप्ट शारदा स्क्रिप्ट या लिपि में लिखा गया है और वैज्ञानिक कहते हैं कि शारदा लिपि करीब 700 एडी के आसपास बनना शुरू हुआ। तो हम इस बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट, जहां जीरो को एक डिजिट के रूप में दिखाया गया है, उतना ऑथेंटिक नहीं मान सकते, क्योंकि लिपि के बनने के 500 साल पहले कोई कैसे शारदा लिपि में इसे लिख सकता है। ये एक गुप्त काल का नंबर सिस्टम है। यहाँ पर जीरो एक डिजिट के रूप में नहीं बल्कि एक प्लेस होल्डर था बाकी की सभ्यताओं की तरह। मतलब 5वीं सदी तक इंडियन मैथमेटिशियंस जीरो को सिर्फ एक प्लेस होल्डर के रूप में इस्तेमाल करते थे, जैसे कि 10, 100, 1000, 101, 201 के रूप में। और ये चीज हमने देखा ब्राह्मी न्यूमरल्स में भी। लेकिन जब हम 1000 एडी यानी 11वीं सदी के नागरी लिपि का संस्कृत भाषा का न्यूमरल्स को देखेंगे, यहाँ पर जीरो को एक डिजिट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब 5वीं सदी से 11वीं सदी के बीच भारत में जीरो सिर्फ एक प्लेस होल्डर से एक डिजिट के रूप में विकसित हो गया था। अब आते हैं अपने लास्ट पॉइंट पर। तो इंडियन मैथमेटिशियन ने कब और किस चीज में अपना योगदान दिया, किस चीज का आविष्कार किया? एक प्लेस होल्डर जीरो, एक डिजिट या उस डिजिट को एक मैथमेटिक्स वैल्यू दिया। कुछ लोग कहते हैं कि जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, लेकिन हम देख चुके हैं कि जीरो सदियों से मौजूद था। तो आर्यभट्ट ने क्या किया?
कुछ सोर्स कहते हैं कि जीरो को एक डिजिट बना के मैथमेटिक्स से जोड़ा आर्यभट्टा ने। दुनिया में पहली बार जीरो को शून्य कहा और एक अलग डिजिट के रूप में मैथमेटिक्स में शामिल किया आर्यभट्टा ने। पर कुछ और सोर्स ये कहते हैं कि आर्यभट्टा ने जीरो को कुछ नहीं किया, क्योंकि कुछ मंदिरों में और बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट जो उनके समय काल के आसपास थी, इसलिए ये क्रेडिट उनके नाम पड़ गया। आर्यभट्टा ने भी जीरो को सिर्फ एक प्लेस होल्डर की तरह देखा, जैसे कि पिछली सभ्यताओं ने देखा था। आर्यभट्टा उसे खा कह के बोलते थे। जैसे कि अगर आपको 2106 लिखना हो तो आप लिखेंगे 2, 1, 0 की जगह पर खा और फिर 6। तो कौन सा सोर्स सही है और कौन सा गलत, हमारे पास कोई ठोस पुख्ता सबूत नहीं है। इसके बाद रिसर्चर्स के हिसाब से एक और इंडियन मैथमेटिशियन ने आर्यभट्टा के काम को आगे बढ़ाया। उनका नाम है ब्रह्मगुप्ता। ब्रह्मगुप्ता ने इस जीरो को एक डिजिट बनाया। ब्रह्मगुप्ता से पहले जीरो सिर्फ एक प्लेस होल्डर था, लेकिन उन्होंने जीरो को एक डिजिट बना के जीरो को एक वैल्यू दिया। उसके बाद से ही हम जीरो को या जीरो के साथ कुछ भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना शुरू किए। ब्रह्मगुप्ता ने अपने किताब में एक एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में दर्शाया है। मतलब आप किसी भी नंबर को अगर जीरो के साथ ऐड करेंगे तब रिजल्ट वो नंबर ही होगा, जैसे कि a + 0 = a ही होता है। ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और आज हम इसे फील्ड एक्सियम्स ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो ब्रह्मगुप्ता ने जीरो को एक वैल्यू दिया मैथमेटिक्स में, लेकिन ब्रह्मगुप्ता एक चीज को नहीं बनाए थे उस वक्त कि जीरो को डिवीजन के रूप में इस्तेमाल करना, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया आइजैक न्यूटन और लीबनिज ने, और इससे बना कैलकुलस। तो ब्रह्मगुप्ता के जीरो को वैल्यू देने के बाद ये नंबर सिस्टम गया अरब में और फिर धीरे धीरे डेवलप होके पूरी दुनिया में फैलने लगा। तो ये रहा जीरो का पूरा जर्नी। ये सब देखने और सुनने के बाद आप किसको क्रेडिट देंगे? अंधभक्त का तो पता नहीं, लेकिन एक सूझबूझ वाला इंसान कहेगा कि दुनिया के सभी सभ्यताओं ने मिलकर जीरो को वो जीरो बनाया जिसका इस्तेमाल करके आज हम इतना विकसित हो पाए। मैं पर्सनली कहना चाहूंगा कि जिस वक्त ब्रह्मगुप्ता ने जीरो को एक वैल्यू दिया, वो था सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। ब्रह्मगुप्ता को बहुत सारा क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी के मैथमेटिशियंस को कम आंके, क्योंकि उन लोगों ने भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया जीरो को जीरो बनाने में। जोसेफ नीडहम कहते हैं कि इंडिया उस समय बहुत रिसेप्टिव नेचर का था ज्ञान और सभी मामले में। वो खुले दिल से दुनिया का ज्ञान ग्रहण करते थे, लेकिन चाइनीज वैसा नहीं थे, क्योंकि अगर चाइनीज उस वक्त रिसेप्टिव नेचर का होता तो शायद वो इंडिया से पहले जीरो को एक वैल्यू दे देता मैथमेटिक्स में, क्योंकि वो बहुत पास पहुंच चुके थे जीरो को एक वैल्यू देने में। लेकिन वो लोग ढीठ थे और इंडियंस रिसेप्टिव थे, इसलिए इस मामले में इंडियंस ने चीनियों को पीछे पछाड़ दिया। इस चीज को कहने का उनका तात्पर्य ये है कि आज देखिए क्या होता है, दुनिया रिसेप्टिव बन रही है, वो ज्ञान जहाँ से मिले बटोर रही है, कहीं से भी मिले उसको लेके नया नया आविष्कार कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत में लोग ढीठ बन चुके हैं, अनरिसेप्टिव बन चुके हैं। वो ये मानने पर मजबूर हो चुके हैं कि उनके ग्रंथों में ही सारा ज्ञान और विज्ञान मौजूद है, हम दूसरों से क्या सीखेंगे, हमारे वेदों में सब कुछ है। और यही सोचकर हम अपना दिमाग बंद कर देते हैं कुछ नया सीखने में। और ये अनरिसेप्टिव नेचर किन लोगों की वजह से हुआ? जवाब आप सभी को पता है, लेकिन 1500 साल 2000 साल पहले ऐसा नहीं था। हम अपने रिसेप्टिव नेचर की वजह से इतना कुछ कंट्रीब्यूट कर सके दुनिया के लिए। फिर से ये कोई वैदिक मैथमेटिक्स नहीं, इंडियन मैथमेटिक्स है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।